विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है हुमायूं, जो कि बीए सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस में शामिल है। अब हम बात करते हैं हुमायूं के प्रारंभिक जीवन के विषय में। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और मिर्जा अस्करी। नासिरुद्दीन हुमायूं का जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 में हुआ था और 26 दिसंबर 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो उसके 3 दिन के बाद ही हुमायूं को गद्दी पर बिठाया गया और इस अवसर पर आगरा में एक बहुत ही बड़ा राज्यारोहण समारोह आयोजित किया गया। जब वह हुमायूं गद्दी पर बैठा उस वक्त उसकी उम्र 23 वर्ष की थी। हुमायूं को बाबर ने सभी प्रकार की शिक्षाओं से प्रशिक्षित किया था। वह युद्ध कौशल से भी भली भांति परिचित था, क्योंकि उसने पानीपत और जो खानवा के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन वो कर चुका था। इसके अलावा बदख्शा का जो सूबेदार रहने के कारण उसे शासन किस प्रकार से चलाया जाता है इसका भी उसके पास पर्याप्त अनुभव था। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं को सिंहासन पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हुमायूं को अपने पिता बाबर से विरासत के रूप में अनेक कठिनाइयां प्राप्त हुई। इसका मुख्य कारण था कि यद्यपि बाबर ने उत्तरी भारत को जीत लिया था, लेकिन बाबर को इतना समय नहीं मिला कि वह अपने विजित प्रदेशों को सुसंगठित कर सके और साथ में ही वह अपने विरोधियों को भी पूरी तरह से नहीं कुचल पाया था। तो हुमायूं के सामने सबसे जो प्रमुख जो समस्या थी वो थी असंगठित विशाल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अमीर और सरदार स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का अवसर देख रहे थे। भेरा और बिहार के जो मध्यवर्ती प्रदेश हैं, उसके जंगली कबीले दिल्ली राज्य के प्रभुत्व को नहीं मानते थे। इसी प्रकार से बंगाल और सिंध के निचले भागों में मुगल सम्राट का जो नाम मात्र का ही नियंत्रण था। यद्यपि बाबर ने राजपूतों को पराजित कर दिया था, लेकिन उनको पूरी तरह से नहीं कुचला था, इसलिए वो भी समय समय पर अपना मुंह उठा रहे थे। हुमायूं के समक्ष दूसरी मुख्य कठिनाई थी कि बाबर से उसे जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था वो उसका राजकोष रिक्त था। यद्यपि बाबर के पास विपुल धन संपदा थी, लेकिन बाबर का स्वभाव उदार था और वह दानी था, इसलिए उसने अपने धन को दान में बहुत सारा व्यय कर दिया, जिसके कारण उसका जो राजकोष है वो रिक्त हो गया। इसके अलावा हुमायूं की जो सेना थी वो बेमेल थी और असंगठित थी। उसमें उज्बेक, मंगोल, ईरानी, अफगानी और चुगताई आदि भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक थे, जो कि भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे और अलग अलग देशों के थे। कहने का तात्पर्य है कि उनमें राज्य भक्ति और राष्ट्र प्रेम का पूरी तरह से अभाव था। इसके अलावा हुमायूं को उसके सगे संबंधियों और भाइयों ने भी बहुत सारी परेशानियां खड़ी की। अगर सगे संबंधियों की बात करें तो हुमायूं की जो सौतेली बहन थी मासूमा बेगम, उसका पति मोहम्मद जमान मिर्जा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। इसी प्रकार से मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा भी उससे उसका राज्य छीनना चाहते थे। जहां तक भाइयों के असहयोग की बात है तो हुमायूं ने अपने जो तीनों भाई थे उनके प्रति सदैव ही दया और प्रेम का व्यवहार किया, लेकिन उसके भाइयों ने सदैव उसके साथ विश्वासघात किया। उसका जो भाई था कामरान, वो तो स्वयं ही दिल्ली का शासक बनना चाहता था, और जो दूसरे भाई थे हिंदाल और अस्करी, वो भी राज्य विरोधी लोगों से हाथ मिला रहे थे और उसके खिलाफ विश्वासघात या समस्याएं उत्पन्न करने में लगे हुए थे। अब हम हुमायूं के अफगान शत्रुओं पर चर्चा करते हैं, जिन्होंने हुमायूं के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयां पैदा की। तो उनमें जो सबसे प्रमुख था वो महमूद लोदी था, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, और महमूद लोदी को बब्बन और बयाजीद नाम के जो अफगान थे उनका पूरा समर्थन प्राप्त था। बंगाल का जो अफगान शासक था वो भी महमूद लोदी का निकट संबंधी था। इसके अलावा जो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो भी हुमायूं का
शत्रु था और उसे आलम खां, तातार खान, जमान खान आदि जो शक्तिशाली जो अफगान सरदार थे उनका समर्थन प्राप्त था। इस बहादुर शाह ने मालवा और उसके आसपास के जो प्रदेश थे उस पर उसको अधिकार कर लिया था। हुमायूं का जो सबसे बड़ा शत्रु था वो शेर शाह सूरी था, जिसको कोई शेर खां के नाम से भी जानते हैं। यह वही शेर शाह सूरी है जिसने कि उसको बाद में भारत से निर्वासित कर दिया था। वह कुछ समय तक बाबर की सेना में काम कर चुका था, इसलिए शेर शाह सूरी मुगल संगठन जो सैनिक संगठन है उसके दोषों से भली भांति परिचित था और वह मुगलों को हिंदुस्तान से भगाना चाहता था। इसके अलावा मुगल वंश में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं थे और इसी कारण से शाही परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। यह स्थिति थी वो हुमायूं के लिए बहुत ही दुखदायी साबित हुई, क्योंकि इससे हुमायूं के जो सगे संबंधी थे वो उसका राज्य हड़पने का सदैव प्रयत्न करते रहे। इसके अलावा बाबर ने हुमायूं को अंतिम रूप से अपने भाइयों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करने का निर्देश दिए थे। ऐसे भाइयों के साथ उसने अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया जिन्होंने हुमायूं को सदैव ही ठगा या उसके साथ सदैव ही विश्वासघात किया। अब हम हुमायूं के कार्यों पर चर्चा करते हैं या उसकी भूलों पर चर्चा करते हैं जिसके कारण हुमायूं को जीवन भर भटकना पड़ा और जीवन भर ठोकरें खानी पड़ी। तो सबसे पहली जो हुमायूं की भूल थी वो थी कि उसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, क्योंकि बाबर ने हुमायूं को यह आदेश दिया था कि वो अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दे। तो उसने कामरान को काबुल और कंधार का प्रदेश दे दिया, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर का शासन सौंप दिया था। इसके अलावा कामरान ने हुमायूं की इच्छा के विरुद्ध पंजाब और हिसार फिरोजा के प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया था। इन प्रदेशों को कामरान को देना हुमायूं के लिए एक बहुत ही भारी भूल साबित हुई। इस संदर्भ में ऐसा शर्मा के अनुसार इससे न केवल उसका आधा राज्य उसके हाथ से निकल गया, बल्कि जो उसकी जो सैनिक शक्ति थी उसको भी भारी आघात पहुंचा, क्योंकि इन्हीं प्रदेशों के सैनिकों और साधनों की सहायता से ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। हुमायूं की एक अन्य भूल थी कालिंजर अभियान। हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के लगभग 6 महीने के बाद मई 1531 में कालिंजर के विरुद्ध अभियान किया। कालिंजर का जो राजा था वो अफगानों का मित्र था। हुमायूं ने वहां के नरेश के साथ लगभग 1 माह तक आमना सामना किया और तत्पश्चात कालिंजर के राजा ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसने काफी धन मुगलों को कर के रूप में दिया। हुमायूं ने कालिंजर के राजा को अपना समर्थक नहीं बनाकर एक बहुत बड़ी भूल की जो उसको आगे काफी दुखदायी साबित हुई। इसके अलावा हुमायूं ने महमूद लोदी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। महमूद लोदी ने जौनपुर के जो आसपास के जो प्रदेश थे उस पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने गोमती नदी के किनारे दोराहा नामक स्थान पर महमूद लोदी और उसके समर्थकों को परास्त किया, जिसमें कि महमूद लोदी वहां से भाग गया और मुगल सेनाओं ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं हुमायूं की एक अन्य भूल और वो थी चुनार का प्रथम घेरा, जो कि नवंबर 1532 में डाला गया था। जौनपुर पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने चुनार की गढ़ी को घेरे में ले लिया था और उस समय यह जो किला था यह शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक घेरा डाले रखा, लेकिन उसका चुनार पर अधिकार नहीं हो सका और अंत में हुमायूं और शेर खां के बीच एक संधि होती है और उस संधि के परिणाम स्वरूप हुमायूं ने घेरा उठा लिया। इस प्रकार से शेर खां को बिना पराजित किए उसने जो घेरे को उठा लिया, यह हुमायूं की बहुत ही भारी भूल साबित हुई,
क्योंकि जैसे ही हुमायूं ने वहां से घेरा उठाया और वहां से प्रस्थान किया, शेर खान ने अपनी शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया। इसके अलावा हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया। यह जो बहादुर शाह था, यह गुजरात और मालवा का शासक था। इन दोनों के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण था वह था कि बहादुर शाह ने हुमायूं की इच्छा के विरुद्ध हुमायूं के शत्रुओं जैसे कि आलम खां और मोहम्मद जमान मिर्जा को अपनी यहाँ शरण दे रखी थी। इसके अलावा बहादुर शाह वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसने मालवा पर अधिकार कर लिया था और वह चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा बहादुर शाह ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसके लिए उसने जो प्रसिद्ध जो तोपची थे, जो तुर्क तोपची था रूमी खां, उसके नेतृत्व में बंदूकचियों का एक विशेष दल तैयार कर लिया था। इसलिए हुमायूं इस बहादुर शाह की शक्ति को कुचलना चाहता था। इसलिए हुमायूं ने दिसंबर 1534 में बहादुर शाह के खिलाफ आक्रमण कर दिया। इसी समय जो बहादुर शाह था वो चित्तौड़ की रानी कर्णवती के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। कर्णवती ने इस समय हुमायूं को राखी भेजकर उससे सहायता की प्रार्थना की थी, जिसे कि हुमायूं ने रानी कर्णावती की कोई सहायता नहीं की। यह उसकी राजनीतिक दृष्टि से बहुत भारी भूल थी। हुमायूं की सहायता के अभाव में रानी कर्णवती को पराजय मिली और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। इसके पश्चात ऐसी स्थिति में हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध कूच किया और उसने मंदसौर के स्थान पर बहादुर शाह को घेर लिया। लगभग 15 दिन तक सामना करने के बाद बहादुर शाह ने एक रात अपनी 5 साथियों सहित शिविर से भागकर मालवा की जो राजधानी थी मांडू, वहां शरण ले ली। हुमायूं ने उसका पीछा करते हुए मांडू पर आक्रमण किया। बहादुर शाह गुजरात में स्थित चंपानेर की ओर भाग गया और वहां से वह पुनः भागकर उसने ड्यू नामक स्थान पर पुर्तगालियों की शरण में वह चला गया। हुमायूं ने खेम्बे तक बहादुर शाह का पीछा किया, पर उसका पूरी तरह से दमन किए बिना ही हुमायूं वापस चला आया। यह हुमायूं की बहुत भारी भूल थी, क्योंकि कुछ समय के बाद बहादुर शाह ड्यू से लौटकर वापस आता है और उसने हुमायूं के लिए बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न की। अब बात करते हैं कि मालवा और गुजरात को किस तरह से हुमायूं ने खोया। तो मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने इन प्रदेशों का जो शासक है अपने भाई अस्करी को इन प्रदेशों का शासन दे दिया था और वह स्वयं आगरा चला गया और जहां वह रंगरेलियां मनाने में व्यस्त हो गया। ऐसा करना हुमायूं के लिए एक बहुत भारी भूल थी, क्योंकि अस्करी हुमायूं के प्रति वफादार नहीं था और ना ही वह योग्य और अनुभवी शासक था। हुमायूं के जाते ही बहादुर शाह ने अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार से उसने बड़ी आसानी से मालवा और गुजरात पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया और यह जो प्रदेश थे वह हुमायूं के हाथ से निकल गए।